तो रियल एनालिसिस के सीरीज टॉपिक की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। ये ऑनलाइन क्लास है जो कि एलटी और एएसओ असिस्टेंट सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए हमारी चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सीरीज ऑफ रियल नंबर में क्लास 1 यानी कि जो सीरीज का इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बात की, जिसका हम थोड़ा सा वापस से बात करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट जो बेसिकली आज की जो क्लास होगी उसको शुरू करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज या सीरीज ऑफ रियल नंबर। हमने क्या देखा लास्ट क्लास में कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर रहता था, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके टर्म्स क्या होते थे a1 a2 a3 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, अब अगर मैं इन टर्म्स का सम कर दूं, जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है इनका अगर मैं सम कर देता हूं इनफाइनाइट टाइम, बेसिकली सारे टर्म का सम कर देता हूं मैं, तो मेरे को एक सीरीज मिलती है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी इसकी, और जिसका नोटेशन क्या होता, समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी तक। n क्या होता था सीक्वेंस में, नेचुरल नंबर, बेसिकली सीक्वेंस में फंक्शन होता था जो कि कहां से कहां तक डिफाइन होता था, नेचुरल नंबर से r तक, तब इसको रियल सीक्वेंस बोलते थे। ठीक है, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक ये जो होता ये कहलाती सीरीज। सीरीज बेसिकली कुछ भी नहीं बल्कि इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म का सम है। इनफाइनाइट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने वाले। अगर किसी सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर दिया जाए तो भी हमको सीरीज मिलेगी, जिसको हम फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, उसको अलजेब्रा में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये मेरी सीरीज बन जाती। जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस 1/n होता था, तो इसका जब मैं सीरीज बनानी होती तो क्या होता था, समेशन 1/n, और इसके टर्म्स का सम बेसिकली 1/2 1/3 अप टू ये चलते रहता था। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस -1n होता था, तो सीरीज की फॉर्म में क्या हो जाता था, -1n समेशन। ठीक है, बेसिकली जो ये पूरा है इसको इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि हमको पता रहता n 1 से स्टार्ट होने वाला और इंफिनिटी तक जाने वाला। तो ये कह रही है हमारे पास सीरीज होती, बेसिकली सीरीज होती थी। अब सीरीज में क्या है कि आपके कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंट, बेसिकली नेचर ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सिलेटरी है। ये पढ़ने के लिए हमने क्या देखा था, हम एक नई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में सब कुछ हो रखा, मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा फिर आगे बढ़ते हैं। एसओपी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, यानी कि गिवन सीरीज के लिए मुझे एक ऐसा सीक्वेंस बनाना। ठीक है, अब उसका जो भी नेचर होगा उसको स्टडी करना, उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का जो नेचर होगा वही नेचर हमारी सीरीज का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सीरीज की नेचर फाइंड करना चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी है, तो उसके लिए भी हमको एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, और वो सीक्वेंस क्या होती, SN, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब इस सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं S1 S2 S3, वो क्या रहते हैं हमारे पास, जो पहला टर्म होता है इस सीक्वेंस का वो सीरीज का पहला टर्म होता A1। ठीक है, दूसरा टर्म जो होता हमारा वो सीरीज के दो टर्म का सम होता A1 प्लस A2। तीसरा टर्म जो रहता है यहाँ पे वो 3 टर्म का सम होता। इस तरीके से बनाते हैं हम। और जो nth टर्म होता सीरीज का, इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का, वो सीरीज के पहले n टर्म का सम होता। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn बनता वो क्या होता, A1 प्लस A2 अप टू इंफिनिटी, सॉरी an तक, ये बन जाता हमारे पास। अब जो ये सीक्वेंस है अगर ये कन्वर्जेंट होती थी तो हमारी जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट बन जाती थी, हमने देखा ये। अगर सीक्वेंस जो हमारा डाइवर्जेंट होता, ठीक है, ये SN जो नया सीक्वेंस बनाया हमने ये डाइवर्जेंट होता, तब हमारी सीरीज भी क्या हो जाती थी, डाइवर्जेंट। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि आपकी सीक्वेंस जो किसी फाइनाइट पॉइंट की तरफ, बेसिकली किसी रियल नंबर पे जानी चाहिए। जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालो, ये कोई एक रियल नंबर पे जानी चाहिए, तब आप क्या कहते थे इस पे, कि हमारी जो गिवन
सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये एल की जगह इंफिनिटी आता, प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी, तब इसको डाइवर्जेंट बोलते थे। ठीक है, अगर अपनी जो सीक्वेंस हो वो अगर कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, और डाइवर्जेंट भी नहीं है, तब ऐसी सीक्वेंस को बोलते थे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, ऑक्सीलेटरी के अंदर भी हमने क्या पढ़ी थी, दो, ऑक्सीलेटरी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में देख रखा। तो जो नेचर इसका होगा वही अपनी सीरीज का होता था। ठीक है, इसके बाद हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो रही तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी उसके लिए। नेसेसरी होने का मतलब है कि इतना तो जरूरी है। नेसेसरी कंडीशन से मतलब रहता कि कम से कम ये होना चाहिए, तब आप उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में आगे बात करोगे। तो ये क्या होता था, अगर मेरे पास कोई सीरीज होती तो सीरीज के अंदर जो सीक्वेंस an है, अगर ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करने के बाद an इक्वल टू 0 जाए, तब हम इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को आगे चेक करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंसी इंप्लाई करती है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an करने पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए, कि उसके अंदर का जो सीक्वेंस है वो 0 पे जाए। इन केस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करने के बाद आपकी जो सीक्वेंस है वो 0 पे ना जाए, तब आपको आगे चेक करना ही नहीं है। आप सीधे कह दोगे कि ये नॉट कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अगर 0 आता तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट तो नहीं है। तो इसीलिए इस केस में कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस केस में आप डायरेक्ट बोल दोगे कि अपनी सीरीज जो कन्वर्जेंट तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में यहां पे मैं करूं, मेरे को समेशन 1/n² दे रखा। ठीक है, क्या ये अगर मेरे को कोई बोले कि इसकी कन्वर्जेंसी चेक करो, क्या ये कन्वर्जेंट हो सकता है या नहीं? क्लेम तो करेंगे नहीं हम, क्लेम करने के लिए कुछ और भी सफिशिएंट कंडीशन तो है नहीं है नेसेसरी। तो यहां से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसको चेक करें आगे या नहीं। तो जब मैं यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा 1/n², इस पे लिमिट लगाता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n², तो 0 आता। तो ये सीरीज ऐसा नहीं है कि सीधे ये कन्वर्जेंट बन चुकी है, लेकिन इतना जरूर है कि अब आप आगे चेक जरूर करोगे कि ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास सीरीज इस तरीके से, ध्यान देखो, अगर मेरी सीरीज ये होती समेशन n+1/n, ठीक है, ये मेरी सीरीज अगर है, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n+1/n, ये करते हम। यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा आपके पास 1+ और 1/n, और ये 1/n जब n इंफिनिटी पे जाता तो 1/n कहां जाता, 0 पर, तो ये बन जाएगा 1 + 0 = 1, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो आते ही मैं ये कह दूंगा कि ये नॉट कन्वर्जेंट है। एक चीज ध्यान रहे, ये अगर नॉन जीरो आता तो इसको सीधे डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस या सीरीज नॉट कन्वर्जेंट है तो वो ऑक्सीलेटरी भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कब वो डाइवर्जेंट होगी वो हम बात करेंगे। सीक्वेंस के केस में तो हम जानते हैं कि अगर इंफिनिटी मिला तब डाइवर्जेंट कहेंगे हम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था इस तरीके से। अब जो ये कंडीशन है क्योंकि नेसेसरी है, तो ऐसा नहीं है कि जो जिसकी लिमिट करने के बाद 0 आया तो वो सीधे सीधे कन्वर्जेंट हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में 1/n के बारे में बात की थी। 1/n में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करने के बाद 1/n क्या देता, 0। ठीक है,
तो नेसेसरी कंडीशन तो इसने ट्रू कर दी, क्या ये सीधे कन्वर्जेंट है? नहीं, जबकि हम जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, लास्ट क्लास में इसको कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने देखा था वो हमने एक ज्योमेट्रिकल सीरीज ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहती थी। आपने इसको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इस फॉर्म में भी देखा होगा। इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए हमारे पास 5 अलग अलग केस मिले थे। कन्वर्जेंट कब होता, डाइवर्जेंट कब होता, ऑक्सिलेटरी फाइनाइट इनफाइनाइट, दोनों इस तरीके से 4-5 केस मिलते हैं हमारे पास। अगर मैं इस की बात करूं तो अगर हमारा r लेस देन 1 होता था तो ये कन्वर्जेंट होती थी। ठीक है, लेस देन r के लिए कन्वर्जेंट होती है, क्लियर है। और r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के लिए सीधे डाइवर्जेंट आती है। ठीक है, यहीं पे अगर मेरा r -1 होता तो ऑक्सिलेटरी फाइनाइट ऐसे आती थी, पूरा सॉल्यूशन बनाया था हमने। और अगर यहां पे इसमें r इज लेस देन माइनस होता था तो ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट होती थी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो इतना था। अब इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे मेरे पास क्या है, कुछ रिजल्ट्स है जो हमने अभी तक देखा। उसके ऊपर हमने क्या देखा था कि हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती थी किसी भी सीरीज के लिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने के बाद an इक्वल टू 0 अगर है तो चेक करते थे। इन केस नॉन जीरो हो तो ठीक है, तब हम कहते थे कि नॉट कन्वर्जेंट है। क्लियर है। अब यहां पे देखे, अगर ऐसा हो रहा होगा और साथ साथ में हमारी जो सीरीज होगी ना वो पॉजिटिव टर्म हो, सीरीज के अंदर जो सीक्वेंस दे रखा वो अगर पॉजिटिव टर्म है, अगर सीक्वेंस पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब है सीरीज भी पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। सीरीज इज पॉजिटिव टर्म, यानी कि समेशन an इज पॉजिटिव टर्म। एक तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दूसरा वो क्या है आपके पास, जीरो पर नहीं जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इस सीरीज का जो समेशन है वो फाइनाइट नहीं आ रहा, तभी तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर फाइनाइट नहीं आ रहा और टर्म्स पॉजिटिव है तो एक ही संभावना बचती है इनफाइनाइट आना, यानी कि अनबाउंडेड होगी वो। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ, यानी कि रिजल्ट की फॉर्म में बनाता हूं मैं इसको, इफ समेशन an be a positive term series and if limit n tends to infinity an is not equal to 0, तब आप डायरेक्ट कह देंगे कि समेशन an is divergent, यानी कि ऐसी जो सीरीज होगी वो ऑक्सिलेटरी नहीं हो सकती, सीधे डाइवर्जेंट होगी। दूसरा कंडीशन, दूसरा रिजल्ट है मेरे पास यहां, अगर मेरे पास an और bn आर टू कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, ये दो अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो इनका जो सम होगा ना, सम, दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम हमेशा कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट। इन दोनों का जो सम होगा वो कन्वर्जेंट होगा। और जो सब्सट्रैक्शन होगा an माइनस bn, यानी कि समेशन an माइनस bn, ये भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दो सीरीज जो कन्वर्जेंट है उनका सम और सब्सट्रैक्शन दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, तीसरा रिजल्ट जो है मेरे पास यहां, उसको देखिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है, ये भी आपको ये याद रखने। तीसरा रिजल्ट जो है वो है, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट हुई दूसरी कन्वर्जेंट नहीं है, तब उनका सम क्या होगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई एक फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस था किसी पॉइंट पर, दूसरा कंटिन्यूअस नहीं है, तब हम क्या बात करते थे कि दोनों का सम जो है वो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इफ समेशन an
बी ए कन्वर्जेंट एंड summation bn be a divergent series. This will imply sum of an plus bn. बेसिकली दोनों का सम जो हमने यहां लिखा is also divergent. ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. तो आपने इस तरीके से ये छोटे छोटे रिजल्ट है ये भी याद रखने. ठीक है, तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे इसको एलटी और एएसओ के लिए जो पढ़ रहे, तो वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे. ठीक है, वैसे 1-2 क्वेश्चन आते तो 1-2 क्वेश्चन भी आपके पास सीक्वेंस की लिमिट और कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी से या सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी से आते हैं, जो कि डायरेक्ट टेस्ट से भी होते हैं. तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई थ्योरम का प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे हम, क्योंकि किसी काम का है नहीं प्रूफ हमारे. हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस पे बात करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास सीरीज की, जो अभी तक हमने बात की कि कन्वर्जेंट है या नहीं डाइवर्जेंट है. ठीक है, उसके लिए कुछ टेस्ट है हमारे पास, उनको पढ़ते हैं. पहला टेस्ट क्या होता है हमारे पास सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए, पी सीरीज टेस्ट, यानी कि पी सीरीज रहेगी हमारे पास, उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में हम बात करेंगे. अगर हमारे पास पी सीरीज होने का मतलब क्या है, समेशन 1/n⁻p. ये हमारे पास कोई सीरीज रहेगी जहां पे p इज अ रियल नंबर. ठीक है, लेट इस तरीके पर लेट समेशन 1/n⁻p बी अ सीरीज. ठीक है, तो पी सीरीज में कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की बात करनी होती है. जैसे हमने सीक्वेंस में भी पढ़ा था पी टेस्ट, सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी के लिए. कब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता था, जब पी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता था, पॉजिटिव. क्योंकि जब ये पॉजिटिव रहता था तो अपना जो सीक्वेंस है 1/n⁻p ये नीचे ही रहता था. जब पॉजिटिव है तो नीचे ही रहेगा, पॉजिटिव है तो लिमिट जब निकालते थे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/p, p इज पॉजिटिव तो 1/∞ जो कि 0 की तरफ जाता था. सीक्वेंस में लिमिट अगर किसी नंबर पे जाए, रियल नंबर पे जाए, तो आपके पास कन्वर्जेंट हो जाता था. अगर यहीं पे p 0 से छोटा होता तो जो ये 1/n⁻p है, जैसे कोई 0 से छोटा ले लीजिए, p = -1 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाती, n ऊपर आ जाता ये, यानी कि 1/n दिस, तो ये ऊपर आ जाता. जब इसकी लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, ये कितना आ जाता, इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे जाता और ये डाइवर्जेंट हो जाता. तो सीक्वेंस में तो p इज ग्रेटर देन 0 आपने याद रखना, पॉजिटिव होना चाहिए, कन्वर्जेंट. सीरीज में आपने, और डाइवर्जेंट किसके लिए, लेस देन, डाइवर्जेंट लेस देन के लिए. अब सीरीज में आप क्या याद रखेंगे, सीरीज में आपको देखना, लेट समेशन 1/n⁻p बी ए सीरीज, देन इट इज नंबर 1 है आपके पास कन्वर्जेंट. इफ एंड ओनली p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अगर आपको p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 दिख गया, तब आप कहेंगे कि जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी. और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट. इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन एंड इक्वल टू 1. सीक्वेंस के लिए 0 से ज्यादा, सीरीज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा. तो जैसे एग्जांपल में आपको दे कोई कि समेशन 1/n क्या होता, इसका हमने प्रॉपर सॉल्यूशन भी बनाया था. कैसे, पहले इसको एसओपीएस बनाते, उसके बाद कॉची टेस्ट लगा के, कॉची थ्योरम लगा के सीक्वेंस की, उसको डाइवर्जेंट दिखाते हैं, यानी कि नॉट कन्वर्जेंट दिखाते हैं, फिर डाइवर्जेंट हो जाता है ये. तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, p यहाँ पे 1 है, इसका मतलब सीधा सीधा ये डाइवर्जेंट. ये आपने याद रखना. इसमें और इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को याद रखने में. ठीक है, एग्जाम में अगर सीक्वेंस हुई 1/n तो कन्वर्जेंट, सीरीज हुई 1/n तो डाइवर्जेंट होगी. इस तरीके से आपने इसको याद रखना. ठीक है,
और ये समेशन 1/n⁴/2। यहाँ पे p कितना, p है 3/2 जो कि 1 से बड़ा। 3/2 क्या होता है 1.5। 1 से बड़ा आते ही मैं कह दूंगा कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, समेशन 1/√n, कन्वर्जेंसी पूछी जाती है और डाइवर्जेंसी। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, p टेस्ट से जब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाता हूं n⁴1/2, तो p यहाँ पे आता 1/2 जो कि 1 से छोटा, इसीलिए क्या हो जाएगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म है और वो कन्वर्जेंट नहीं है तो वो सीधे डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्जेंट कहां पे होगी, इंफिनिटी पे। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि वो अनबाउंडेड रहेगी। अनबाउंडेड रहेगी तो उनके टर्म का जो सम होगा वो इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, नहीं तो वो कन्वर्जेंट हो जानी थी। तो इस तरीके से आप पी टेस्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास वो कंपैरिजन टेस्ट। अगर मैं नेक्स्ट टेस्ट की बात करूं तो वो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट में 3 टेस्ट रहते हैं। एक तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, और एक फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर लिमिट फॉर्म ऑफ टेस्ट, और एक सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। हमारे पास जो ज्यादा जरूरी है वो है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट फॉर्म। कंपैरिजन टेस्ट में देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन, इसका मतलब समझ रहे आप, कुछ तो कंपेयर हो रहा। ठीक है, और कंपेयर बेसिकली क्या हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, सीरीज के लिए, तो कंपेयर सीरीज ही होगी। तो यहां पे होता क्या कि अगर हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है, कोई सीरीज दे रखी है an un, ये इसका सिंबल है कुछ भी, ठीक है, और इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली अगर दे रखी है तो इसको हमने फाइंड करना, मान के चले आपको नहीं पता। अब आपने अपनी तरफ से एक नई सीरीज vn बनानी है, कोई दूसरी सीरीज बनानी है बेसिकली, जिसका नाम आप vn दोगे। अब जो ये नई सीरीज होगी वो पहली वाली सीरीज के साथ कुछ तो रिलेशन रखेगी ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ। ऐसा तो है नहीं कि कोई सीरीज आपने नेगेटिव टर्म की ले ली, दूसरी पॉजिटिव टर्म की ले ली, तो उन पे क्या कंपेयर करोगे। कंपैरिजन इस तरीके से कि आप एक दूसरे के टर्म्स को छोटा और बड़ा दिखा सको। ठीक है, आप इस तरीके से रिलेशन बनाओगे कि आप इन दोनों के टर्म्स का आपस में कंपेयर कर पाओ। a1 का un का v1, बेसिकली u1 का v1 के साथ कंपेयर कर पाओ, u2 का v2 के साथ कंपेयर कर पाओ, और एक ही नेचर हो सबका। अगर u1 इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा रिवर्स होते रहे। ठीक है, तो मैं जो दूसरी सीरीज बनाऊंगा ना, क्योंकि इसको मैं खुद से बना रहा हूं और उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूं, तो मेरे को ये सीरीज ऐसे बनानी है कि जिसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में मेरे को पता हो। अब अगर मेरे को इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में पता, तो इसकी हेल्प से मैं इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए थ्योरम में क्या, पहले वो देखते फिर उसके एग्जांपल्स करते। थ्योरम बेसिकली क्या, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लेट समेशन un एंड vn, लेट समेशन un एंड vn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, un और vn आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगी। ठीक है, सच दैट un is less than and equal to vn for all n is greater than and equal to m। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो un सीरीज है उस un सीरीज के सारे टर्म vn सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म से छोटे हैं। मतलब यहां से निकल के आता v1 un is less than, ये हो जाएगा आपके पास u1 is less than v1 less than and equal to, u2 is less than and equal to v2, और u3 is less than and equal to v3 and so on। ये चलता रहेगा। बीच में कभी भी टर्म ऐसा नहीं आना चाहिए कि जो वापस घूम जाए, यानी कि ऐसा नहीं मिलना चाहिए आपको कि un ग्रेटर देन हो जाए vn से, बीच में नहीं मिलना चाहिए। अब सुनना, यहां पे इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब क्या, इसका कहने का मतलब है कि un और vn में जो ये रिलेशन है
वो अगर कुछ टर्म को हटाने के बाद भी मिले तो भी चल जाएगा। कुछ टर्म को बेसिकली कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसमें शुरू में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में कुछ अलग बिहेव था, बाद में उसके बाद सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे को m इक्वल टू 3 है, ठीक है, m इक्वल टू 3, तो यहां पे n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 पर जो ये दोनों सीरीज है, हो सकता है उनके बीच रिलेशन डिफरेंट है, लेकिन 3 के बाद जो भी टर्म है वो इस रिलेशन को फॉलो करते। तो किसी भी सीरीज और सीक्वेंस में कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी करते हुए अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को साइड में रखना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको एक एग्जांपल में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। हम कुछ टर्म्स के बाद एक ही रिलेशन आनी चाहिए, जैसे होता था इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस जब रहती थी तो उसमें क्या होते थे, कुछ शुरू के कुछ टर्म अलग बिहेव करते थे, उसके बाद सब एक जैसा करते थे। ठीक है, वो ऐसे ही है कुछ। अगर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म छोड़ने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 1 से ही सेम रिलेशन मिल रही तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इस तरीके से हम आगे बात करें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू m, देन इफ पहला है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर vn कन्वर्जेंट होगी ना, बड़ी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगी तो छोटी वाली सीक्वेंस उसके ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट बन जाएगी, और अगर छोटी वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो बड़ी वाली के बारे में बात करना नहीं कर सकते कि कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास कोई एक सेट है और ये सेट जो है मेरे पास क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है मेरे पास कोई। अब इस सेट का जो भी सबसेट होगा वो फाइनाइट ही होगा। क्लियर है? क्या किसी फाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट हो सकता? नहीं, कभी भी नहीं। तो अगर Vn आपके पास कन्वर्जेंट है, फाइनाइट होने का मतलब है कार्डिनलिटी एक नेचुरल नंबर के बराबर आती है, और कन्वर्जेंट होने का मतलब भी है लिमिट जब आप उसका सम करोगे तो कोई एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी जो सारी सब सीरीज या सब सीक्वेंस रहते हैं वो हमेशा कन्वर्जेंट होंगे। अब दूसरी चीज ये देखिए, अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट भी हो सकता और इनफाइनाइट भी हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं Vn मेरा डाइवर्जेंट है, बड़ी वाली अगर मेरी डाइवर्जेंट है तो छोटी वाली के बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, Un के बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, क्योंकि Un आपके पास कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो वैसे ही है जैसे इनफाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते। ठीक है, तो अगर कन्वर्जेंसी चेक करनी है आपने तो आपको Vn को कन्वर्जेंट दिखाना होगा, तब इसको आप कन्वर्जेंट बोलोगे। और अगर आपने डाइवर्जेंसी चेक करनी है तो अगर Un डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा तो डाइवर्ज ही करेगा। ऐसे समझिए, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका सुपरसेट क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट से मैं थोड़ा रिलेशन बनाना चाह रहा हूं कि डाइवर्ज करने का मतलब इन्फिनिटी, कन्वर्ज करने का मतलब फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो अगर ये डाइवर्ज कर रहा तो ये भी ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा। तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कन्वर्जेंट सीरीज ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा, और डाइवर्जेंट सीरीज ढूंढनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, देन इफ समेशन Vn इज कन्वर्जेंट, this will imply summation Un is convergent। जब भी आप कन्वर्जेंट दिखाना होगा तो आप ऐसी सीरीज ढूंढिए जो गिवन सीरीज से बड़ी है और कन्वर्ज हो रही, तब छोटी को ऑटोमेटिकली आप कन्वर्जेंट बोल दोगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन Un is divergent, this will imply summation Vn is divergent। यहां पे हम नॉट कन्वर्जेंसी की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है,
पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं होगा कि अगर आपके पास ही डाइवर्जेंट हो तो यूएन के बारे में क्या कहेंगे, और अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो बीएन के बारे में क्या कहेंगे, आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर हम उस पर बात करते हैं। पहला एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पे, समेशन 1/n² प्लस a² है मेरे पास। ठीक है, सीरीज है दे रखी समेशन 1/n² प्लस a², इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को टेस्ट करना। अगर हम इस पे आप देखें, इस पे नेसेसरी कंडीशन लगाए, नेसेसरी कंडीशन, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n² प्लस a², जहां पे a जो है ना ये रियल नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा स्क्वायर के कारण। तो ये क्या बन जाएगा हमेशा 1/n² क्या हो जाएगा 1/∞, जो कि कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? तो नेसेसरी कंडीशन ट्रू है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता, नहीं भी। तो चेक करते, चेक करने के लिए या तो पी टेस्ट है या अभी तक हमने बात कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट में फर्स्ट। तो उसके लिए क्या देखता हूं मैं यहाँ पे, पी टेस्ट से तो होगा नहीं क्योंकि ये इस फॉर्म में तो नहीं है, तो पी टेस्ट लगाना तो कोई फायदेमंद नहीं है यहाँ पे। अब इस पे कंपैरिजन टेस्ट लगाते। कंपैरिजन में टेस्ट में देखिए अब आपको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपकी जो सीरीज है उसका डिनोमिनेटर है n² प्लस a²। ठीक है, n² प्लस a²। अब मेरे को एक सीरीज याद आती है कि अगर 1/n² होगी तो वो क्या हो जाती है आपके पास, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, और n² का मैं इसके साथ कंपेयर कर भी सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव n² है। तो अगर मैं इसका n² के साथ कंपेयर करना चाहूं तो n² प्लस a² हमेशा क्या होगा, n² से बड़ा होगा। अगर ये n² से बड़ा है तो अब आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में n² प्लस a² और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/n²। अब एक चीज देखिए, आप n = 1 से शुरू कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमेशा बड़ा ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 1 से ही इसका सेम पैटर्न रहेगा। तो ये बन जाता मेरे पास। अब यहाँ पे सीरीज का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए क्योंकि मैंने ये नहीं खुद से बनाई तो मैं इसको देखता हूं कि समेशन 1/n² बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट से ये क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसका कारण क्या, p यहां पे कितना ग्रेटर देन 1 है, 2 है ना p, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई समेशन 1/n² प्लस a² इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से आप इस सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं, कन्वर्जेंस इसकी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इसको हटाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, एक है मेरे पास यहां पे समेशन 1/n²। इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पूछी जाती है। क्या ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा वो चेक करना हमने। क्या मैं इसको कंपैरिजन फर्स्ट ईयर से कर पाता हूं या नहीं वो भी देखना। ठीक है, अब इसको अगर आप इस पे आप नेसेसरी कंडीशन लगाते तो इंफिनिटी पे ही जाएगा। इंफिनिटी का फैक्टोरियल क्या होता, जब टेंड करेगा n टेंड्स टू इंफिनिटी पे तो इंफिनिटी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, इंफिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाना, यहां पे हमको क्या दे रखा, अगर मैं un बनाऊं इसको तो un दे रखा मेरे पास n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को एक vn बनानी है, और vn भी ऐसी बनानी है कि अगर कन्वर्जेंट चाहता हूं तो वो vn कन्वर्जेंट होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, अगर मैं डाइवर्जेंट चाहता हूं तो वो छोटी होनी चाहिए इससे। लेकिन अगर आप n फैक्टोरियल की बात करो, n फैक्टोरियल रिलेशन किसके साथ रखता, हमेशा 2n के साथ। n फैक्टोरियल जो रिलेशन रखता है ये रखता 2n के साथ। यहां देखो जरा कैसे, लेट vn इक्वल टू अपने पास, अगर मैं यहां पे कहूं ऐसे, देखिए यहां पे इसको कि n फैक्टोरियल जो है हमारे पास
n फैक्टोरियल और 2n में क्या रिलेशन है, 2 टू द पावर n में n फैक्टोरियल और 2 टू द पावर n में क्या रिलेशन है। जब मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं, n इक्वल टू 1 तो 1 फैक्टोरियल और ये आता 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, 1 और 2। यहां पे आपको दिख रहा कि 1 इज लेस देन 2 है। क्लियर है। अब जब आप n इक्वल टू 2 रखते हैं यहां पे तो 2 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। n का मतलब क्या होता, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। अगर हम यहां पे बात करें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास 1 फैक्टोरियल 2 3 दिस n, ये होता है इसका मतलब। तो 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। और ये कितना बन जाता 4, 1 इंटू 2 कितना हो जाता 2 4, तो 2 क्या हो जाता है यहाँ पे 4 से छोटा। n इक्वल टू जब मैं 3 रखता हूं तो 3 फैक्टोरियल अब कितना लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 6, और वहीं 2 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा। तो 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 8। अब अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, इसी में अगर मैं रखता हूं n इक्वल टू 4 तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 का प्रोडक्ट 24 बन जाएगा। ये 24 यहां पे ही हो जाएगा और 2 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 4 16, यहां पे देख लीजिए 16 है। अब 24 बड़ा हो गया 16 से, एक टर्म और रखिए n इक्वल टू 5 फैक्टोरियल जो है ना वो होता है 120 जब आप 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट करोगे, और 2 टू द पावर 5 जो होता है वो होता है 32। तब देखिए यहां पे 120 इज ग्रेटर देन 32। क्लियर है। अब इसके बाद फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा और 2 टू द पावर n भी बढ़ता जाएगा लेकिन कम कम। 2 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, लेकिन ये 2 टू 6 फैक्टोरियल सीधा कितना हो जाएगा 720 करीबन, ठीक है। तो अब यहां पे देखो इसके बाद जो है ये टर्म बड़े होंगे, यानी कि n फैक्टोरियल जो है हमेशा बड़ा रहेगा किससे 2 टू द पावर n से, लेकिन कब, जब आप n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 को छोड़ दीजिए। 3 के बाद यानी कि फॉर ऑल, अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर ऑल n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 टू द पावर n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 4। जब आप 4 रखोगे तब भी आपके पास ये क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो जो डेफिनेशन के अंदर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m था, वो m क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे m मिल गया मुझे 4। यानी कि शुरू के 4 टर्म छोड़ने के बाद हमारी जो सीरीज होगी वो इस मतलब ये जो 2 स्टेटमेंट लिखे हमने ये वो इस फॉर्म में होंगे। क्लियर है। अब इसके लिए क्या करना, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ठीक है। यहां पर मैं अब कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा इसमें, देखिए जरा। अब क्या कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमारी जो सीरीज है 1/n फैक्टोरियल की फॉर्म में, रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस, और ये क्या हो जाएगा, अगर 2 रियल नंबर इस फॉर्म में और उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये जो इनइक्वालिटी है ना ये चेंज हो जाती है। तो मेरे को ये मिलेगा, दोनों पे समेशन लगा दो 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन समेशन 1/2 टू द पावर n, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो होती है ना ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो क्या होता, 1/2। अगर आप इसको यहां पे देखें तो ये बन जाएगा अपने पास ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सीरीज क्या होती है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये किस फॉर्म की है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस दिस, और आर कितना यहाँ पे, आर है 1/2 ये है। तो यहाँ पे ये 1/2 से शुरू होती है, एक टर्म का आगे पीछे है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका 1/2 है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में तो एटलीस्ट r इक्वल टू 1/2 आ गया। और क्योंकि 1/2 इज लेस देन 1, कन्वर्जेंट कब होता है, जब r लेस देन 1 होता, r जब लेस देन 1 होता तब ये कन्वर्जेंट होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे छोटी तो कन्वर्जेंट होगी। तो याद रहे आपको कि समेशन 1/n डाइवर्जेंट होती है और समेशन 1/n फैक्टोरियल जो है ना वो कन्वर्जेंट होती है, ये दोनों याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से पहले एक और एग्जांपल देखें हम यहां पे। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, अगर मैं कंपैरिजन टेस्ट के लिए बनाता हूं, और एग्जांपल किस तरीके से वो देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता, समेशन 1/n² log n, समेशन n² 1/n² log n, n जो है स्टार्ट हो रहा है आपके पास 2 से लेकर इंफिनिटी तक, इसकी कन्वर्जेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन भी 1/log n और ये वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए करना क्या हमने, क्या ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास। कंपैरिजन टेस्ट से मैं इसको un बोल देता हूं, 1/n² log n, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे करना क्या, मुझे एक vn बनाना, और vn कैसा बनाना, जिससे इसकी कन्वर्जेंस कंपेयर करके इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम बात कर पाए। अब उसके लिए करना क्या है, देखो n² log n है, अगर आप log n की बात करो तो log का ग्राफ ये होता, 1 पर ये 0 देता, ठीक है, और log n है तो बेस e होगा, तो e तक जो है ना, e तक जाते जाते e पर ये 1 देगा, ठीक है। और जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू होगी, 1 से बड़ी वैल्यू n² के साथ मल्टीप्लाई करके क्या होगी, बड़ी वैल्यू देते रहेगा। अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी तो n² के साथ मल्टीप्लाई करके उसको छोटा बना देगा। तो यहाँ पे देखो जरा, n² log n जो होता है ना हमारे पास, वो हमेशा बड़ा होगा n² से। ऑब्वियसली ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मेरी डोमेन क्या है, n है, n में सारे पॉजिटिव नंबर है। log नेगेटिव किसके लिए रहता था, 1 से छोटी वैल्यू के लिए, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू मेरे पास है नहीं डोमेन पे, तो n के लिए चॉइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, n² log n बड़ा होगा n² से, लेकिन कब, जब हमारा n जो है वो स्ट्रिक्टली बड़ा हो 2 से, क्योंकि e क्या रहता, e रहता 2.71 समथिंग, इस तरीके से
इरेशनल नंबर होता है, तो 2 से तो बड़ा होता, तो स्ट्रिक्टली 2 से बड़ा होने का मतलब 3, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। जैसे इससे बड़ी वैल्यू ले लोगे आप, 2 से बड़ी वैल्यू, तो आपको हमेशा n स्क्वायर और log n का जो मल्टीप्लीकेशन है वो n स्क्वायर से बड़ा आएगा। अब मैं इसको पे रेसिप्रोकल लगा देता हूं, n स्क्वायर log n हो जाएगा, समेशन दिस ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n स्क्वायर। फिर से आप समेशन लगा दो इसका। समेशन लगाने के बाद अब मेरे पास क्या मिलता, एक ये सीरीज जो मेरी थी वो छोटी आ रही इस वाली सीरीज से, और इस पे p टेस्ट लगाता हूं मैं। p टेस्ट से क्या हो जाता है, यहाँ पे p जो है 2 है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होते ये क्या हो जाती, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो गई, ये भी कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास कंपैरिजन में लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा, यहां पे भी कंपेयर ही होगा लेकिन लिमिट की फॉर्म में। अब यहां पे देखना, लेट un समेशन un एंड समेशन vn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना, एंड इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू l, और जो ये लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आपके पास पहले तो नॉन जीरो होनी चाहिए और रियल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो r पॉजिटिव होगी, r पॉजिटिव में होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो un और vn आपके पास दो सीरीज होंगी। अगर एक के डिनोमिनेटर में दूसरे को रखा जाए, आप किसी को भी डिनोमिनेटर में रखो, किसी को भी न्यूमरेटर में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए। अगर लिमिट नॉन जीरो मिल गई तो जो un और vn होंगी कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी एक साथ, यानी कि अगर आप पहचान पाए कि एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे इफ एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un vn इक्वल टू n, देन an समेशन un एंड vn कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। इस तरीके से आप इसकी बात करोगे। ठीक है, अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट। ये है हमारे पास लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल बनाऊं तो एग्जांपल देखिए इसके लिए, क्लियर है यहां तक। एग्जांपल के लिए हम इसमें लेंगे लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट में, पहला एग्जांपल है मेरे पास, ये है मेरे पास। अब पहला एग्जांपल इसको लेता हूं मैं, समेशन 1 अपॉन रूट n प्लस रूट n प्लस 1। ये मेरे पास पहला एग्जांपल है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अगर हम इस पे जाते किससे, आपके पास फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से, तो उससे हो भी सकता है अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, नहीं भी हो सकता। तो हम इसको दूसरे टेस्ट से चेक कर रहे हैं। यहां पे मेरे पास क्या है, जो un दे रखा विद समेशन un, उसमें जो un है वो क्या है आपके पास 1 अपॉन रूट n प्लस 1। ठीक है, अब दूसरी सीक्वेंस सीरीज बनानी है आपने, यानी कि आप bn बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप un को क्या कर दीजिए, रूट, बेसिकली ऐसे लिखिए आप, अगर मैं इसको देखूं रूट n प्लस 1 को, ठीक है, तो ये बड़ा आएगा हमेशा रूट n प्लस रूट n से। ठीक है, ये रूट n प्लस 1 से, ये आपके पास छोटा होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, वहां पे प्लस 1 नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल जब करोगे आप तो 1 अपॉन रूट n
प्लस रूट एन प्लस वन हो जाएगा, इज लेस देन 1/2 √n, ये हो जाएगा आपके पास। दोनों का सम कर देंगे आप और सीरीज का सिंबल लगा दीजिए कि ये सीरीज बना दिया आपने। अब यहां पे इसको देखते हैं अगर आप, तो 1/√n क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, और ये क्या होती है यहाँ पे, इसके बारे में फिर कंक्लूजन नहीं निकाल पाओ, क्योंकि बड़ी अगर डाइवर्जेंट है तो इसके बारे में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो पहला जो कंपैरिजन टेस्ट है वो तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि उससे आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। अब उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरा कंपैरिजन टेस्ट करोगे, और UN मिल रखी है, VN भी मिल रखी है। UN मेरे पास क्या है, 1/√n प्लस √n प्लस 1, और जो VN मिल रखी है मुझे वो क्या, 1/2 √n। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/VN कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN क्या हो जाएगी आपके पास, 1/√n प्लस √n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 √n हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें आगे क्या करोगे आप, ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, जो यहाँ पे वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ डिवीजन मेथड से आप इसको करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2√n डिवाइडेड बाय √n प्लस √n प्लस 1। सबसे क्या करिए, n कॉमन ले लीजिए, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, 2√n ऊपर तो रहने दीजिए, नीचे से क्या लीजिए, √n, इससे n कॉमन लोगे तो बाहर √n आएगा, तो √n किससे कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस √1 प्लस 1/n, ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये आएगा 2 और 1 प्लस 0, 1/n किस पे जाता है, इंफिनिटी पे, 0 पे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/VN क्या आया, नॉन जीरो, और नॉन जीरो एक रियल नंबर विच इज 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, UN और VN जो यहाँ पे एक साथ कन्वर्ज करेंगी, एक साथ डाइवर्ज, यानी कि एक कन्वर्जेंट अब दूसरी हो जाएगी। लेकिन मेरे को जो ये वाली सीरीज है इसके बारे में मैं जानता हूं P टेस्ट से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अभी लिखा भी होगा पहले, 1/n⁻1/2। P जो है यहाँ पे 1 से छोटा, इसीलिए डाइवर्जेंट है। सिंस VN summation VN is divergent, this will imply summation UN is also divergent। इस तरीके से आप इसकी बात कर लो, इस तरीके देखेंगे आप इसको। ठीक है, तो ये आपके पास कंपैरिजन टेस्ट है फर्स्ट और लिमिट वाला। अगर इस पे और क्वेश्चन चेक करने तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, ये है यहाँ पे क्वेश्चन, समेशन साइन 1/n, इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पूछी जाती है। जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे वो देखो। जब मैं लिमिट नेसेसरी कंडीशन करता हूं ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1/n, तो ये क्या बन जाता, साइन 1/n, n इंफिनिटी पे कितने पे जाता, 0 पे, साइन 0 इज 0, यानी कि नेसेसरी कंडीशन ट्रू, तो ये कन्वर्जेंट भी हो सकता और डाइवर्जेंट भी हो सकता। अब इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी अगर आपको मिल रही है तो इसमें क्या करेंगे, कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा, यहां से तो होगा नहीं है, और SOPS बनाओगे तो वो भी लंबा हो जाएगा। तो पहला कंपैरिजन टेस्ट है मेरे पास। कंपैरिजन टेस्ट में किसके साथ कंपेयर करोगे वो देखना आपने। ठीक है, साइन 1/n किससे बड़ा और किससे छोटा होता ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं अभी के लिए तो। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता, ऑक्सीलेट करता। साइन 1/n क्या हो जाएगा आपके पास, जब भी वैल्यूज रखेंगी तो वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव, साइन बेसिकली क्या देता, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज देता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि UN मेरा क्या है, UN है मेरा साइन 1/n,
और वी एन है मेरा यहाँ पे क्या, मैं ऐसा लेना पड़ेगा जिससे मेरी लिमिट के बारे में बात हो जाए। अब एक चीज करो, लिमिट में आपने याद किया होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता था, 1 होता था एल हॉस्पिटल लगा के। लेकिन यहाँ पे क्या x टेंस टू 0 है। सोचो जरा, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1/n से, x को रिप्लेस कर दूं 1/n से, तो x जो टेंड कर रहा है यहाँ पे 1/n किधर टेंड करेगा, 1/n किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। x टेंड कर रहा है ना 0 की तरफ, तो 1/n किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। लेकिन मेरे को चाहिए n, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, n किधर की तरफ टेंड करेगा, 1/0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, और यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन 1/n और 1/n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी फिर, 1। ऐसा आप कर सकते हैं और ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी एन इक्वल टू, फिर इसका मतलब 1/n ले लो। अगर मैं वी एन इक्वल टू 1/n ले लेता हूं, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन क्या होगा वो चेक करो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 1/n अपॉन 1/n, ये किस पे जाएगा फिर, अपने पास वैल्यू क्या आई 1 वहां से, जो कि नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो कन्वर्ज और डाइवर्ज यू एन वी एन साथ में करेंगे, क्योंकि वी एन इज डाइवर्जेंट। दिस विल इंप्लाई यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इस तरीके से आपने ये कंपैरिजन टेस्ट करने। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एलटी और एएसओ की बात की जाए तो क्वेश्चन अगर आएगा और उसको बनना अगर होगा, यानी कि सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे अगर, तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से होगा या कॉची-एनएच रूट टेस्ट से होगा। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है बेसिकली वो देखिए। पहले आपने बहुत बार देखा रेशियो टेस्ट, रेशियो में क्या हो जाएगा आपके पास a/b इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की पहले बात कर लूं, लेट समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये टेस्ट है सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। लेट समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। आपने क्या कर देना, रेशियो बनाना un प्लस 1 अपॉन un का, ठीक है। और अगर ये वैल्यू l आए हमारे पास, कोई रियल नंबर, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो ये l होगा ना आपके पास, ये पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। तो ये रेशियो आपके पास l आने वाला है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, देन इफ, पहली कंडीशन है मेरे पास कि इफ l इज लेस देन 1 दिस विल इंप्लाई समेशन un इज कन्वर्जेंट। हमेशा ध्यान रखना, अगर इस रेशियो की जो वैल्यू है l और वो l आपके पास 1 से छोटी आ गई, तब आपकी जो सीरीज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। या अगर आप कन्वर्जेंट सीरीज ढूंढना चाहते हो तो आपको L को अपना लेस देन 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इन केस L जो है वो ग्रेटर देन 1 आया, तब आप कहेंगे कि आपकी सीरीज UN जो है ये आपके पास होती डाइवर्जेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्म में या तो कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट। और तीसरी कंडीशन तो l इक्वल टू 1 भी हो सकता। अगर l इक्वल टू 1 होता तो ये टेस्ट फेल कर जाता, आपको किसी और को टेस्ट को लगाना होता, ठीक है। टेस्ट फेल ये हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर आपको और चेक करना, ठीक है। ये है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। un प्लस 1 का मतलब क्या है, un प्लस 1 का मतलब होता un n में जहां पे भी n होता उसको रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, फिर आपकी वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से आप डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल है मेरे पास इसके लिए। पहला एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल नंबर 1, समेशन, यह है एग्जांपल, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, ये बनेगा अपने पास 3 टू द पावर n प्लस 1, ये है। अब यहां पे अगर आप कंपैरिजन लगाने जाओगे तो नहीं बन पाएगा, लिमिट कंपैरिजन लगाने जाओगे वो भी नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे देखो यू एन इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1, और आपको ऊपर से ही दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्म है, तो डीएलएम्बर्ट के बारे में सोचिए। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हो जाता। अब यहाँ पे यू एन प्लस 1 क्या होगा वो चेक करो। n में बेसिकली यू एन में जो n है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये बन जाएगा आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अगर वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 टू द पावर n डॉट 2 टू द पावर माइनस 1, अलग अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो जिससे जो कैंसिल हो रहा वो हो जाएगा, ये जाता है इसके साथ प्रोडक्ट करता है ये वाला, और ये वाला जो है वो इसके साथ प्रोडक्ट करता। ठीक है, तो 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कहां पे होगा, 2 टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा, और 3 बेसिकली ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 3 टू द पावर n इंटू 3 प्लस 1 इसके साथ। ठीक है, ये 2 टू द पावर माइनस 1 यहां आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो जरा, ऊपर भी 3 टू द पावर n है, नीचे भी 3 टू द पावर n है, कॉमन ले लीजिए। 3 टू द पावर n को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ऊपर चले जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा पावर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 3 टू द पावर n कॉमन लो, 3 बचेगा, 1 अपॉन 3 टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि 1 के पास 3 टू द पावर n है नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाता। अब लिमिट जब लगाओगे ना, अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो a टू द पावर x इंफिनिटी पे जाता जब a बड़ा होता 1 से, किस समय, जब x इंफिनिटी जा रहा होगा। यहाँ पे a कितना है, 3, 1 से बड़ा तो इंफिनिटी पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, एक 2 है इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और 3 है 3, तो 2/3 जो है लेस देन 1 है। ठीक है, इसीलिए आप कहेंगे कि समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना, और क्वेश्चन भी करेंगे हम इसके शीट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट था हमारे पास कॉची nth रूट टेस्ट। ठीक है, कॉची nth रूट टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही लगेगा। और टेस्ट का क्या है वो स्टेटमेंट फिर हम बात करते हैं। लेट समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्लियर है? आपके पास एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यू एन टू द पावर 1/n, अगर आपके पास कोई l आ रहा, ठीक है,
और ये L क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा ऑब्वियसली। देन इफ सबसे पहला क्या होता है, L इज लेस देन 1, दिस विल इंप्लाई समेशन UN इज कन्वर्जेंट। इसमें भी वही कन्वर्जेंसी कंडीशन, इसमें भी वही है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड L इज ग्रेटर देन 1 अगर, तब भी वही समेशन UN इज डाइवर्जेंट। जब भी डाइवर्जेंट करेगा तो प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, ठीक है। तब आपको कोई और टेस्ट चेक करना, यहां पे ये आ जाता आपके पास। अब देखना आपको करना क्या है, ये टेस्ट कब लगेगा, जब भी पावर में जो आपके पास सीरीज दे रखी होगी उसके पावर में अगर n है, अगर पावर में n होगा तो 1/n लगाने से वो n कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर पावर में n होगा तो लिमिट लगाने पे वो इंफिनिटी हो जाएगा पावर में। तो आपको पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट कहां पे लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप इस टेस्ट को लगाने के लिए कॉची nth रूट टेस्ट को, और इसकी कंडीशंस वही है जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की कंडीशंस थी। अगर आपके पास L छोटा आता 1 से तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा आता तो डाइवर्जेंट, नहीं तो आपके पास टेस्ट फेल होगा L इक्वल टू 1 पर। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं एक, तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ये है, एक एग्जांपल हमारे पास, थोड़ा देख लीजिए जरा। समेशन 1 + 1/n टू द पावर -n², इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करवाना, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी जब मैं चेक करूंगा तो क्या करना आपने पास, अब देखो यहाँ पे जो UN है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/n टू द पावर n², नीचे ला दिया मैंने, क्लियर है। अब ये 1 + 1/n टू द पावर n², पावर में n² है यानी कि n है बेसिकली पावर में। अच्छा, अगर आपने देखा होगा समेशन 1 + 1/n टू द पावर n होता तो ये कैसी सीरीज होती है, जब हम बात करते हैं इसके सीक्वेंस की 1 + 1/n टू द पावर n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने के बाद 1 + 1/n टू द पावर n क्या आता है, e आता। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसको हमने सॉल्व कर रखा पिछली क्लासों में, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पूछी जाती है और लिमिट भी पूछी जाती है। तो जब इसकी लिमिट e है, तो अगर तो ये सीरीज में पूछा तो लिमिट लगाने पे नॉन जीरो वैल्यू आई, इसका मतलब सीरीज में डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये सीक्वेंस में पूछा डाइवर्जेंट हो गए, अगर सीक्वेंस में ही पूछा होता है तो लिमिट लगाने पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई तब ये कन्वर्जेंट होता, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना आपने, सेम ऐसा ही ये भी है, लेकिन इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए क्या लगाएंगे हम, nth रूट टेस्ट। nth रूट टेस्ट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n टू द पावर 2, बेसिकली n² टू द पावर 1/n। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और नीचे ला दीजिए, क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n टू द पावर n² इंटू 1/n। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचेगा आपके पास वो बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n टू द पावर n, और लिमिट लगाने पे ये कहां पे जाता, e पर जाता, ठीक है। ये पहले हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1/e, और 1/e, e क्या होता, 2.717 अप टू चलता रहेगा। तो ये 1/2 अप्रॉक्स 2 और 3 के बीच वैल्यू होती है e की, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से। अगर ये 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब हो गया दिस इज कन्वर्जेंट, ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कॉची nth रूट टेस्ट की, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए हम इस क्लास को करते कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक के लिए आप इसको देखिए।